प्रिय बच्चों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता ग्रामश्री के ऊपर बातचीत करेंगे और मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। इससे पूर्व मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी साहित्यिक कृति को पढ़ने से पूर्व अगर उसके कवि, लेखक आदि का हमें ज्ञान होता है तो हम उसकी कृति को पढ़ते समय ज़्यादा ध्यान देकर उनकी खूबियों को भी ढूंढते हैं। जहाँ तक सुमित्रा नंदन पंत का सवाल है तो आप सभी जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इन्हें कोमल कांत पदावली का कवि भी कहा गया है, क्योंकि इनकी काव्य रचना में प्रकृति हो, प्रेम हो, हर जगह कोमलता भरी पड़ी है और इन्हें प्रकृति का कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म ही उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। 1900 ईस्वी में गुलाम भारत था। शिक्षा दीक्षा इन्होंने बनारस और इलाहाबाद में प्राप्त की। आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और उस आंदोलन में जुड़ गए। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ 4 स्तंभ हैं: सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इनमें से ये हैं। इनकी रचना को जब हम देखते हैं तो इसमें मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान, नवीन अभिव्यंजना, काव्य भाषा जो है इनकी बड़ी समृद्ध है और ग्रामीण संस्कृति का जब भी इन्होंने वर्णन किया है तो वो वर्णन जो है उसकी चर्चा करना, उसके लिए शब्द ढूंढना बड़ा मुश्किल है। 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये 1916 से इन्होंने लिखना शुरू किया और जीवन पर्यंत देहावसान तक लिखते रहे। ये कविता जो है, इस कविता में पंत ने गांव की जो नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुषमा, उसको अंग्रेजी में समझें आप तो नेचुरल ब्यूटी और समृद्धि जो है गांव में, वो शहरों में नहीं है। तो कवि ने उसी गांव के वर्णन को इतने मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया है कि कविता पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे हम गांव में ही हों। अब ग्रामश्री कविता को देखते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। हम घरों में कालीन बिछाते हैं कोमलता के लिए, जो मखमल से बना होता है। यहाँ कवि कहते हैं कि गांव में तो प्राकृतिक हरियाली जो है वो मखमल रूपी कालीन की तरह बिछी हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, जिसमें सूर्य की सफ़ेद किरण जब पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कालीन बनाने वाला जब सफ़ेद तार से उसमें चांदी से काम कर दे तो ठीक वैसा ही लग रहा है। हरी घास, इसके ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं वो चांदी की जाली जैसी प्रतीत हो रही हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, हरे हरे तन पर, पुनरावृत्ति, पुनरुक्ति प्रकाश भी कह सकते हैं। शब्दों को दोहरा कर काव्य में रोचकता लाना पुनरुक्ति प्रकाश कहलाता है। हिल हरित तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। फलक कहते हैं आसमान को। तिनका हरा दिखता है तो कवि कहते हैं, कवि ने यहाँ तिनकों का मानवीकरण भी कर दिया है। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। उसमें रक्त बह रहा है और कैसा रक्त है तो हरा रक्त है जो दिखाई दे रहा है। वसुधा, धरती जो है वो श्यामल है, सस्य श्यामला, ये जो श्यामल धरती है उसके ऊपर एक परमानेंट चिर को आप यहाँ सेंस ले सकते हैं कि चिर सदैव से ही निर्मल शांत आसमान जो है वो इसकी छत की तरह इसके ऊपर झुका हुआ है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। ये वसंत ऋतु की चर्चा है। कवि कह रहे हैं कि जब हम रोमांचित होते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब गेहूं में जो बालियां लगती हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कांटे जैसे उसके सूंग निकले होते हैं। तो कवि को ऐसा लग रहा है मानो धरती रोमांचित हो गई है और उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। अरहर सनई की सोने की किंकिनियाँ है शोभाशाली। अरहर तुअर दाल और सनई, सन जो है पटुआ जिसे हम कहते हैं, अरहर सनई भी एक प्रकार का जो है ये जिससे कि फाइबर निकाला जाता है, इस तरह की चीज़ है। अरहर सनई की सोने की किंकिनियाँ हैं शोभाशाली। अरहर और सनई
में जो दाने भरे हुए हैं उससे क्या है कि, और उसका रंग जो है वो सोने जैसा हो गया है, यानी सूख रहा है तो पीला पीला है, और उसमें जो दाने हैं वो सूख गए हैं। तो जब हवा चलती है तो वो दाने अंदर में जब एक दूसरे से टकराते हैं तो आवाज़ होती है। तो कभी को लगता है कि ये प्रकृति की कमरधनी है, जिसमें लगी हुई जो घुंघरू लगे हुए जो घुंघरू हैं उनसे सुंदर आवाज़ निकलती है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। सरसों के में फूल निकल आए हैं और सरसों से तेल बनता है। तो सरसों की सुगंध को कवि ने तैलाक्त कहा है, सुंदर विशेषण का प्रयोग करते हुए। तैलाक्त गंध, लो हरित हरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और आप देखते होंगे अलसी, यहाँ की भाषा में, अगर आपकी भाषा में मैं कहूँ तो एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है चिकना। अलसी जो है तेल बनाया जाता है, ये सभी तेलहन पदार्थ हैं, इनसे तेल, सरसों है, उसके बाद राई है, तीसी है, और तीसी का फूल नीला होता है। तो कभी को ऐसा लग रहा है जैसे वो नीलम पत्थर से बना हुआ है, क्योंकि वो बेशकीमती है, प्रकृति की शोभा को बढ़ा रहा है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी। मटर गुच्छे में फलता है, तो एक गुच्छे में कई सारे मटर हैं, तो उसको कवि ने जो छिमियाँ आपस में खड़ी रहती हैं और बातचीत करती रहती हैं, हंसती रहती हैं, ठीक वैसे ही जो गुच्छा है मटर का, उसको देखकर कवि कहते हैं कि ये सभी अपने अंदर मखमली पेटियां हैं। मटर जो है ऊपर से बड़ा मुलायम होता है और उसमें छिमियाँ रूपी बीज जो है मोती की तरह उन्होंने छिपा के रखा है, और एक साथ झुंड में मानो हंस रही हैं, बातचीत कर रही हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तितलियां जो हैं वो एक फूल से दूसरे फूल पर, सुंदर सुंदर फूलों पर जा रही है, और ऐसा लग रहा है क्योंकि तितलियों का रंग भी फूलों जैसा ही है, तो ऐसा लग रहा है मानो एक फूल जो है वो उड़कर डाल डाल पर दूसरे दूसरे फूलों पर जा रहा है। तितलियों के माध्यम से फूलों का सौंदर्य और बढ़ गया है। अब रजत संज मंजरियों से लड़ गई, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। अब कवि कहते हैं कि रजत चांदी और स्वर्ण यानी सोना, आम के पौधे पेड़ पर जो मंजरियाँ निकली हैं वो सफ़ेद और पीले रंगों की, उससे लद गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। ढाक और पीपल जो है वो पुराने पत्तों को त्याग कर नए पत्ते धारण कर रहे हैं, और कोयल तो मानो बावली हो गई है, सदैव कूकती रहती है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दारिम आलू गोभी बैगन मूली। और इस समय में कटहल में भी फूल आ जाते हैं, जामुन भी मुकुलित माने खिल जाना, उस पर भी फूल और मंजर आ जाते हैं। जंगल में जो झरबेरी होती है उस पर वो भी बड़ी थोड़ी थोड़ी नीचे लटक आती हैं, भरी भरी सी झरबेरी। आड़ू नींबू दारिम कहते हैं अनार को, आलू गोभी बैगन मूली, हर चीज़ की प्रचुरता है। प्रकृति इन चीज़ों से शोभायमान हो रही है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। ठंड में जो अमरूद होते हैं बसंत में, उन पे थोड़ा थोड़ा प्रिंट होता है, प्रिंट को चित्ती कहते हैं, वो लाल लाल हो गया है। पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। बेर जो है उसमें मौसम में मिलता है, आप देखते होंगे बेर, तो बेर पक गया है। और आंवला का जो पेड़ है उसके ऊपर जो आंवले लटक रहे हैं, तो लगता है जाने पेड़ को मोतियों से जड़ दिया गया है, क्योंकि मोतियों की तरह गोल गोल आंवले उस पर लटक रहे हैं। लह लह पालक महमा धनिया, लौकी ओसेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। पालक है, धनिया है, इन सब की सुगंध है। लौकी सेम ये सभी फल फूल रही हैं, और टमाटर जो मखमली है मुलायम है वो बड़े हो गए हैं और लाल हो गए हैं। और मिर्च जो पतली पतली थी उसमें भी अब बीज लग गया, तो वो भी थैली की तरह लटक रही है। अब गंगा के किनारे की चर्चा कवि करते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। बालू समुद्र नदी जलधारा के किनारे बालू तो होता ही है, रेत, और उस पे जो
हवा के कारण कलाकृतियाँ जैसी बन गई हैं, तो कवि को लगता है मानो सांपों से इस पे सांप अंकित कर दिया गया है। गंगा की सतरंगी 7 रंग वाली जो धरती है, मिट्टी है, रेत है, उस पे मानो बालू से सांप बना दिया गया है। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा के किनारे में जो तरबूज अभी अभी लगाए गए हैं, जो गर्मी में प्यास बुझाएंगे, और एक बेहतर फल होता है तरबूज, तो उसकी खेती की गई है, जिससे सुंदर लग रहा है। किनारा भरा हुआ है, उंगली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, और गंगा के किनारे बैठा कोई बगुला जो है वो अपने पंजों से अपनी कलगी को जो वो छू रहा है, तो कवि को लग रहा है मानो उंगली रूपी कंघी से वो अपनी कलगी को सवार रहा है। तीरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। पुलिन कहते हैं बालू के टिब्बे को, और सुरखाब जो है वो जल में भ्रमण करने वाला एक पक्षी है, और मगरौठी भी एक पक्षी है जो किनारे पर बालू के टिब्बे पर बैठी रहती है। बालू के ढेर पर थोड़ा ऊंचा बन जाता है नदी के किनारे, उस पर बैठी हुई है, और सुरखाब जल में तैर रहे हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। ये हरियाली जो है जिस पर ओस की बूंदें हैं, हिम आतप ओस की बूंदें हैं, ऐसा लग रहा है कि सुबह के समय में अमराई में जो नींद आती है, आलस्य से सोए हुए हैं, सुख में हैं। भींगी अंधियाली में निसिकी तारक स्वप्नों में से खोए। जैसे अंधेरी रात में, भीगी हुई स्निग्ध अंधेरी रात में, सुंदर मौसम है, बसंत ऋतु है, तो सुंदर सपनों में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलव नव आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। अब गांव को कवि कहते हैं यहाँ मरकत डिब्बे सा, ये उपमालंकार है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, गांव जो है वो पन्ना एक बड़ा बेशकीमती पत्थर होता है जिसका रंग हरा होता है। तो यहाँ कवि ने गांव की तुलना उस पत्थर से बने बक्से से की है। एक ऐसा डब्बा जो पन्ना पत्थर से बना है और खुला रह गया है, खुला है, जिस पर नीलव नभ आच्छादन, जिसका कवर क्या है, ढक्कन, तो नीला आसमान, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। ये गांव जो है ये निरुपम है, इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। हिमांत में स्निग्ध शांत, ओस की बूंदों से स्निग्ध है, शांत है, सौंदर्य से भरा पड़ा है, और अपने सौंदर्य से सभी के हृदय को ये हर रहा है, सभी के हृदय को मुग्ध कर रहा है। गांव ऐसा है, और ये गांव इसीलिए कवि ने गांव को ग्राम श्री कहा है। श्री अर्थात लक्ष्मी। तो ये कविता जो है हमें गांव के सौंदर्य की चर्चा इसमें देखने को मिल रही है। ये कविता को आप इस अर्थ को सुने, पढ़ें और इसके प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें। फिर अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।